स्टेडियम पटिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 19वां सांख्यिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस वर्ष की थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 वर्ष रखी गई, जहां स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025 की लॉन्चिंग हुई। राजस्थान सतत विकास के लक्ष्य पर रिपोर्ट 2025 का भी विमोचन हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सांख्यिकी की नींव रखने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूं। उन्हें भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आप सभी को 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित बनाने का श्रेय प्रोफेसर महालनोबिस की दूरदर्शी चिंतन को जाता है। 19वां सांख्यिकी दिवस एक विशेष थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पर मनाया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए नेशनल सैंपल सर्वे के निष्कर्षों एवं तथ्यों ने देश में नीतियां एवं कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से ही देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति का सटीक आंकलन संभव हो पाया है। आज हमारा देश और प्रदेश आत्मविश्वास के साथ तेजी से विकास कर रहे हैं। उसमें आंकड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सुशासन, नीति निर्माण अब केवल किसी विचार या दर्शन पर आधारित नहीं है। ठोस, सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित प्रक्रिया बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनसे न केवल जनकल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, द न्यू गोल्ड। डेटा आज केवल सूचनात्मक साधन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संपदा है। डेटा से देश या राज्य की सांख्यिकी प्रणाली की व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के साथ ही दूरगामी निर्णय लेने में मदद मिल रही है। आधिकारिक आंकड़े सरकार की नीतिगत ईमानदारी के प्रतीक हैं। जब आंकड़े सटीक होते हैं, तभी हम निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार के लिए समय रहते कदम उठा सकते हैं। यह गर्व का विषय है कि आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो न केवल विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक आंकड़े एकत्रित करता है, बल्कि उनके आधार पर नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर लागू भी करता है। आंकड़ों की मदद से निरंतर निगरानी कर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण आशान्वित जिला कार्यक्रम है। हम योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल बजट व्यय घोषणाओं से नहीं, बल्कि आमजन पर उसके वास्तविक प्रभावों का डेटा आधारित नतीजों से करते हैं। हमारी सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की नींव मजबूत की है। चाहे राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या अंत्योदय की भावना के अनुरूप राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का लक्ष्य हो,
इन सभी में सरकार आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले रही है। राज्य का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आय के अनुमान तैयार करने, थोक मूल्य सूचकांक कृषि क्षेत्र के सम्यक तैयार करने, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने, भारत सरकार के विभिन्न सर्वेक्षणों में राज्य सैंपल की सूचना संकलित करने, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन आधार, जन आधार योजना एवं पंचगौरव जैसे कार्यों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य में 68 नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय एवं 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालयों की स्थापना की गई है। इस वर्ष बजट में भी हमने सांख्यिकी कार्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के लिए भी प्रावधान किए हैं। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से हमने बजट में एचडीजी कोऑर्डिनेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। इस हेतु पदों के सृजन एवं विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए वित्तीय सहमति प्रदान की जा चुकी है। आज इस कार्यक्रम में स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 और राजस्थान एचडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के विमोचन और एचडीजी वेबसाइट 2.0 लॉन्च किए जाने पर मैं विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूं। इनसे राज्य का डेटा प्रोफाइल सुदृढ़ होगा और विभिन्न हितधारकों को आवश्यक डेटा सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। आज के समारोह में राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले कार्मिकों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगामी वर्ष में जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में अपने सुदृढ़ एवं तंत्र एवं कार्मिकों के समर्पण से राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से संपादित करेंगे। प्रोफेसर महालनोबिस ने कहा था कि सांख्यिकी का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक विकास नहीं है बल्कि मानव कल्याण भी है, जिससे कि हम उन सारी योजना को आंकड़ा देते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचा सकें। हम इस उद्देश्य को अपना मार्गदर्शक मानते हुए विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका को अधिक मजबूत करें और इस बात का संकल्प लें कि हम आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उपयोगिता को और अधिक सशक्त बनाएंगे। मेरा मानना है कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्मिक एआई, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, बिग डाटा जैसे तेजी से उभरते हुए क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करें। साथियों, आइए हम सब मिलकर सही आंकड़े, सही नीति, सही विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ें, राजस्थान को सांख्यिकी में अग्रणी बनाएं, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकें। क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपके आधार पर एक जनमानस के हृदय में सरकार से जो इच्छा और अपेक्षा रहती है, उस इच्छा और अपेक्षा की हम पूर्ति कर सकें कि आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे इन सभी क्षेत्रों में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका के साथ, जैसा मेरे को बताया, बहुत ही ऐसे हमारे सभी अधिकारी हैं
जो उनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने जो जिस स्तर से वो आए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राज्य की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप सभी आज यहां पधारे हैं और एक बार जो सम्मानित हुए हैं उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से सांख्यिकी के क्षेत्र में आपकी ये सेवाएं राज्य के विकास में सहयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज्यादा वो करते हैं। कांग्रेस का उत्तरी राज्यों में इंदिरा जी के समय अधिवेशन हुआ है और ऐसे में प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के है और कोर्ट सरकार का कहना है कि नहीं मानते हैं तो पूरा संविधान ही बदल डालो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का पाठ हमें पढ़ा रही है। संविधान को नरेंद्र मोदी ने 2019 में शपथ लेते हुए नमन किया, फिर भी उन पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को नकारते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और आज गरीबों को मकान, फ्री गैस, अनाज, मकान मिला है। जब लगी 1975 में, उसके 50 साल पूरे हुए, तो बार बार जो हमारी तरफ से कहा गया कि किस तरह से संविधान को इन्होंने बदला, किस तरह से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज्यादा वो करते हैं। उनका तो एक कांग्रेस का अधिवेशन है, उत्तरी राज्यों में है एक जगह अधिवेशन इंदिरा जी के समय, जिस समय एक प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर सरकार का कहना नहीं मानती हो तो पूरा ही संविधान बदल डालो, पूरा ही बदल डालो। ये कांग्रेस हमें पाठ पढ़ा रही है। जो संविधान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी करते हैं अपने जीवन काल में, कैसे आप देख सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। संविधान को लागू हुए 60 साल, तो गुजरात में एक उन्होंने संविधान शोभा यात्रा निकाली, हाथी पे संविधान को रखा, खुद पैदल पैदल चले। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने इस देश के 2014 में, तो सबसे पहले जब संसद आए तो संसद को झुक करके नमन किया। 2019 में संविधान को नमन किया शपथ लेने से पहले। ऐसे प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगाओगे कि आप संविधान का अपमान कर रहे हो। संविधान का अपमान तो आपने किया, इतिहास में दर्ज है। उसके रिएक्शन में या जो उन्होंने पाप किया संविधान को तोड़ने मरोड़ने का, उन्होंने धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए ये संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे। आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर दौरे के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि जोधपुर एम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठक में भाग लिया। इस मीटिंग में उन्होंने वर्ष 2020 से 2023 के बीच हुए प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर गंभीर आपत्ति जताई और निष्पक्ष जांच की मांग रखी। बेनीवाल ने कहा कि एम्स जोधपुर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है, लेकिन यहां चिकित्सा संसाधनों, पदोन्नति, भर्ती और व्यवस्थाओं में व्यापक अनियमितता देखी गई है। उन्होंने कोविड काल में हुए मास्क, सैनिटाइजर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित घोटालों को भी जांच की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग दोहराई। बेनीवाल ने जताया है कि यदि इन मामलों में निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो आगामी संसदीय सत्र में इसे लोकसभा में पुरजोर तरीके से वे उठाएंगे। आरोप लगाता हूं कि एसीबी में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर दाब के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, फिर अपने एसीबी में पोस्टिंग करा लेते हैं। ये तो बंद कर देना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं। ये आप एसओजी के अंदर देखिए मुझे कि 3 के साथ 1 फ्री, 3 को ले जाओ मुलजिम को, 1 करोड़ देकर चौथा निकलवा लो 4 मुलजिम में से। ये एसओजी में सेटलमेंट करूंगा। मैं कह रहा हूँ सारी जांच एजेंसियों का ये तो दुर्भाग्य है। और जिनकी सरकार है उन्होंने दुरुपयोग किया। कांग्रेस की सरकार थी तो ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली में करती थी, और अब बीजेपी के अंदर अघोषित आपातकाल है और कांग्रेस के समय आपातकाल लागू हुआ था। अभी अघोषित कोई बोलेगा उसको बंद कर दो। भजन लाल जी भी कर रहे हैं, जो बोले उसी को बंद।
जो बोले उसको 151 में लाओ, कपड़े उतारो, घुमाओ। तो जो काम करने वाला वो तो हो नहीं रहा है, और नहीं करने वाला काम हो रहा है। उड़न खटोले के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर भजनलाल जी घूम रहे हैं, पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, कब पर्ची वापिस चली जाए। इसी काम में बीजेपी के लोग लगे हैं कि मौका मिले या नहीं मिले। और ऐसे जो नौसिखिए मंत्री इनके साथ हैं, और जिस तरह का आभा मंडल चारों तरफ, उसे देख के मुझे लगता है कि राजस्थान सही दिशा में जा रहा है। अपराध, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, किसान, ये प्रमुख मुद्दे हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आप बताइए कितनी योजनाएं चला रहे हो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार राजस्थान की। गहलोत जी का यू, हाँ, पक्का लड़ेगी। ये गहलोत जी का यू टर्न हुआ है शेखावत जी के मामले में, कह रहे हैं कि समझौता करो, इस पे क्या क्या केस है, मानहानि का केस किया हुआ है दिल्ली में, वो वापस देना चाहिए। किसको लेना चाहिए? तो शेखावत जी गहलोत जी तो एक ही है, दोनों बात होती रहती है इनके, तो शुरू से नई बात किया तो इसमें वो तो कहने की जरूरत है, इशारा किया हो, बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी को पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी, और सब आपस में मिला जुली का मामला सारा मिला हुआ राजस्थान में, चिंता नहीं करा। सर जब संविधान बचाओ रैली की जा रही है, किस चीज का संविधान? संविधान तो बचा हुआ, ले कौन जा रहा है संविधान को? कहाँ ले जा रहे हैं संविधान को, बताओ मुझे। संविधान को कोई लेके भाग रहा है क्या? इनको ये कहो कि कांग्रेस के उन नेताओं को बचाओ जो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जोशी चले गए और हर 2 महीने में एक जाएगा। ये आप देखिए, इस 1 तारीख के बाद एसआई भर्ती, आरपीएफ के पुनर्गठन के बाद हम उन तमाम मुद्दों को, जो 5 साल गहलोत के राज में भ्रष्टाचार हुए और 5 साल जो पिछले वसुंधरा के राज में, हम उनका पूरा कागज चिट्ठा लेकर 3.5 साल इस राजस्थान की जनता के खून पसीने की जो कमाई इन्होंने लूटी है दोनों सरकारों ने, वो हम पोल खोलेंगे। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में बने, इसको लेके भी हम दिल्ली घेराव करें इस मामले को। अगर सशक्त लोकायुक्त बन जाता है तो निश्चित रूप से हिम्मत नहीं किसी मंत्री विधायक की कि वो इस तरह घपले घोटाले, लोकायुक्त सीधी एफआईआर दर्ज करके उनको जुडिशियल भी करने की पावर रखता है। भजनलाल जी ने अपना तो 7 बेटी का काम खुद के घर का तो कर ही लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। मदन राठौड़ और मंत्री जब्बार सिंह खर्रा अब उन लोगों की चिंता जता रहे हैं जो पास हो गए ऐसी भर्ती। मदन जी राठौड़ का ने तो मोबाइल। जोधपुर रेलवे स्टेशन में बम धमकी के बाद जांच और तलाशी में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। शनिवार को आरपीएफ कंट्रोल रूम में फोन के जरिए जोधपुर रेलवे स्टेशन में बम होने की सूचना दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने एक युवक को पकड़ भी लिया है। आपको बता दें कि बम की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ जीआरपी के साथ स्थानीय पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ रेलवे स्टेशन की सघन तलाशी ली। मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ ही रायकाबाग और भगत की कोठी रेलवे स्टेशनों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच और तलाशी में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं कंट्रोल रूम में को फोन आने के बाद से मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली गई जो कि गुजरात के सूरत से मिली। शुरुआत जांच में पाया गया है कि सूरत के एक युवक ने धमकी भरा कॉल करके दहशत फैलाई थी। इस संबंध में सूरत में एक युवक को पकड़ भी लिया गया है। हालांकि युवक का कहना है कि एक अज्ञात युवक ने फोन करने के लिए उसका मोबाइल लिया था। 5:13 बजे आरपीएफ कंट्रोल रूम को जरिए टेलीफोन इत्तला मिली कि जोधपुर रेलवे स्टेशन बंद होने की इत्तला है, जिस पर आरपीएफ द्वारा सिविल कंट्रोल रूम और जीआरपी कंट्रोल रूम को इत्तला देने पर जीआरपी, आरपीएफ, सिविल पुलिस का जाब्ता, जिसमें श्रीमान हेमंत कलाल साहब आईपीएस साहब, एडिशनल एसपी ईस्ट थानों का जाब्ता, मैं एसएसओ उदय मंदिर, भगत की कोठी, काटानाडा, सरदारपुरा, शास्त्री नगर के बम विस्फोटक जाब्ता और डॉग स्क्वाड के साथ में मेडिकल टीम के साथ में सपा चेक किया, ऐसा कोई नहीं मिला। बाद में जरिए टेलीफोन इत्तला मिली कि वो बम की इत्तला देने वाला शख्स सूरत में दस्तयाब कर लिया गया है, जिस पर सभी जाब्ता अपने अपने स्थान पर मूवमेंट हो गए। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर गोगामेड़ी के समीपवर्ती ग्राम पंचायत राजपुरा सहनी अब विकसित और विकासशील ग्राम पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की युवा सरपंच निशा सहारण के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों में सड़कों का सुधार कार्य, साफ सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और ग्राम पंचायत के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए के खर्च किए गए हैं, जिसकी बदौलत ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों के सामने कोई समस्या
नहीं है। सरपंच निशा सहरारण ने गांव के राजकीय विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार को भी सुंदर डिजाइन में बनवाकर एक शिक्षाप्रद मिसाल पेश की है। वहीं ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र को भी भव्य और सुंदर बनाकर उसमें बच्चों के लिए शिक्षाप्रद रोचक पेंटिंग भी करवाई है, जिनकी ग्रामीणजन प्रशंसा कर रहे हैं। पंचायत घर में भी स्लोगन लिखवाए हैं, उस पर स्वच्छता के बारे में लिखा गया है, नशा मुक्ति के बारे में लिखा गया है और आंगनवाड़ी में हमने छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग करवाई है और हमें हरियाणा फ्री ड्रग का अवार्ड भी मिल चुका है और सफाई के बारे में भी हमारा जो गांव है वो काफी जागरूक है। अभी कार्यरत है मनरेगा के थ्रू हमने भी सफाई कार्य भी करवाए हैं और एक गांव में सफाई कर्मचारी भी रखा है जो समय समय पर गलियों की नालियों की सफाई करता है और मनरेगा के थ्रू भी हम टाइम पे सफाई करवाते रहते हैं। अभी बरसाती सीजन चल रहा है तो अभी हमने मनरेगा के थ्रू सफाई करवा रखी है। नालियां जी बरसाती सीजन चल रहा है तो पानी की बड़ी दिक्कत आती है गांव में, तो वो नालियों का जो निर्माण करवाया जा रहा है। ये गांव में अपने बस स्टैंड नहीं था, काफी बसें आती है, रोडवेज आती है अपने गांव में, तो बस स्टैंड का निर्माण है जो अभी चल रहा है, कार्यरत है वो। एक गांव में पंचायत घर में आंगनबाड़ी में पेंटिंग स्लोगन वगैरह चल रहे हैं, अभी काफी हो गए हैं, काफी होने भी वाले हैं। ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है, बच्चों के लिए जो खेल कूद के हैं बारे में मोटिवेशन है जो वहाँ हुए हैं। और पंचायत घर में जो नशे के खिलाफ है, ठीक है, गाँव में क्यों नशा आजकल आपको पता ही है बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए है जो स्लोगन है, पेंटिंग करवाइए लोगों को, उसमें देखे तो थोड़ा पता चले, तो ये कार्य है जो अभी चल रहे हैं। हनुमानगढ़ में टाउन जंक्शन रोड स्थित घग्गर पुल पर रात्रि समय में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस थाना हनुमानगढ़ ने एहतियातन कदम उठाए हैं। पुल में एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण ये मार्ग वर्तमान में वन वे कर दिया गया है और ऐसे में रात के समय वाहनों को मार्ग स्पष्ट न दिखने की समस्या से जूझना पड़ रहा था, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस की तरफ से उक्त मार्ग पर विशेष प्रकार के रेडियम पट्टियां लगाई गई हैं जो कि अंधेरे में चमकती है और वाहन चालकों को मार्ग की स्पष्टता प्रदान करती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रात के समय किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और चालक सुरक्षित रहे और सुरक्षित रूप से आवागमन कर सके। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में रोडवेज बस पर पथराव करने वाले युवकों को रोड पर धारदार हथियार लहराते हुए गिरफ्तार किया गया है। घटना 12 जून की है। मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। रोडवेज बस पर पत्थर फेंककर उसका कांच फोड़ दिया था, जिस पर रोडवेज कर्मचारियों ने रिपोर्ट थाने पर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों की लगातार तलाश जारी की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाल को मुखबिर किया जाकर अज्ञात मुलजिमानों के बारे में पता लगाया गया, जिन पर अज्ञात मुलजिमान सुनील पिता हजार और 19 साल निवासी गजपुर और राहुल पिता धर्मेंद्र खराड़ी उम्र 20 साल निवासी गड़ावटे से होना पाया गया। उनमें लगातार उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कल सूचना मिली कि दोनों मुलजिमान गड़ा वाटेश्वर के आसपास हाथों में हथियार लहराते हुए लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं, धारदार हथियार लहराते हुए भय व्याप्त कर रहे हैं, जिस पर दोनों मुलजिमानों को नाकाबंदी में गिरफ्तार किया। जिनसे घटना के बारे में पूछा गया, दोनों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंकना कबूल किया है। दोनों मुलजिमानों को पुलिस हिरासत में लिया जाकर उन पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस थाना दंबोला द्वारा लगातार पत्थरबाजों और आमजन में भय व्याप्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सुनील करके जो मुलजिमान है शिखलापुर में भी थाना 84 के अंदर प्रकरण दर्ज है, जिसने 2 वर्ष का जो मासूम बच्चा था उसे पत्थरबाजी के अंदर ये चालानशुदा अपराधी है। पुलिस थाना दंबोला द्वारा लगातार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।